गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है, मतलब जिस समय भी कोई भी बच्चा देखे उसी के अकॉर्डिंग। वह सुबह सुबह देखे तो गुड मॉर्निंग, यदि वह रात को देखे तो गुड नाइट, और वह अभी देखे तो गुड इवनिंग। ठीक है, तो जिस समय पर क्लास लेते हैं उसी के हिसाब से बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो हम देखते हैं लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मुख्य रूप से पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि भोजन है वो सबसे पहले कहां आता है, मुख गुहा में आता है। कहां आता है? मुख गुहा के अंदर। और मुख गुहा के अंदर वह हम देखते हैं तो जठर रस है, और मुख गुहा के अंदर हम देखते हैं तो हमारा गर्सनी के अंदर है, और फिर ओसोफेगस की बात की थी हमने। ठीक है, गर्सिका की बात की थी, ग्रासनली की बात की थी। ठीक है, उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे, अब हमने दांत पढ़ा, हमने छोटा सा पार्ट दांत के बाद में जीवा पढ़ा, जीवा के बाद में हमने लार ग्रंथियों के बारे में जाना, लार ग्रंथियों के बाद में हमने कुछ ओसोफेगस गर्सनी के बारे में जाना। ये भी छोटे छोटे पॉइंट थे हमारे। अब हमारा भोजन आ गया है अमाशय में। कहाँ आ गया? अमाशय में। अमाशय जिसको हम बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। ठीक है, स्टोमक से ही हम शुरू कर लेते हैं, अमाशय से ही हम शुरू कर लेते हैं। अमाशय से ही हम देखेंगे क्या है मामला। ठीक है, शुरू में हम हेडिंग डाल लेते हैं अमाशय। स्टोमक, स्टोमक ये ऐसे होता है। स्टोमक ये है ओसोफेगस, ओसोफेगस जिसको हम बोलते थे ग्रास नली। यही भोजन को लेकर आइए कहां तक? अमाशय तक लेकर आइए, स्टोमक तक लेकर आइए। फिर उसके बाद में स्टोमक में यहां चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में चला जाएगा। जो छोटी आंत में चला जाएगा तो वहां पर छोटी आंत में सबसे पहले रहता है डियोडम। क्या होता है? डियोडम। डियोडम को हम बोलते हैं ग्रहणी। यहां पर डियोडम होता है, ग्रहणी होती है। क्या होती है? ग्रहणी। तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग। देखेंगे हम आगे, फिर उसके बाद में आगे हम जानेंगे। तो पहले हम एक एक करके हम जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे अमाशय के बारे में, स्टोमक के बारे में। ठीक है, स्टोमक है यह हमारा एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है जहां पर प्रोटीन का पाचन होता है। कहां? किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। क्या पेप्सिन ही निकलता है? नहीं, पेप्सिन ही निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है। फिर पेप्सिनोजन निकलता है तो पेप्सिन कैसे पाचन करता है प्रोटीन का, वो भी हम बात करेंगे। वो HCl है, वो पेप्सिनोजन के साथ में क्रिया करता है। ये HCl कहां से आ गया मास्टर जी? HCl है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये HCl यह भी हमारा कहां होता है? अमाशय से निकलता है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अमाशय से निकलता है, इतना भयंकर एसिड है। हाँ, सबसे जो प्रबल एसिड होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे प्रबल अम्ल की बात करें, वो HCl ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, तेजाब ही होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिया। तेजाब की बिक्री है खुली दुकानों से सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दी, क्योंकि कई लोग हैं सड़क छाप, वो लड़कियों पर तेजाब फेंक देते थे, कहा कि तेरे बिना जी ना जाए और लो तेजाब। तो ये तो कोई तरीका नहीं है जिससे जिसके बिना जिया ना जाए उस पर कोई व्यक्ति तेजाब फेंक सकता है क्या? तो इस तरह से ऐसे ऐसे सड़क छाप लोग होते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खुली दुकानों पर यह बिकेगा नहीं। अब जो बिकता है वह बिल्कुल ही तनु होता है, तनु का मतलब डाइल्यूट होता है। वह व्यक्ति कहीं पी भी जाए तो कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ये कहे तेरे लिए मैं मर जाऊंगा, कहा कि पी ले HCl। दुकान से लेके आया, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सामने मिला, कहा कि सड़क छाप तू यही है? हाँ मैं यही हूं। कहा कि तूने पिया तो था? कहा कुछ नहीं, घर वालों के 1.5-2 लाख रुपए लगा के अब शांत बैठा हूं। तो घर वालों ने अच्छी धुनाई भी की और फिर शांत बैठा रहा घर पे।
तो इस रूप से HCl भी यहीं से, पेप्सिनोजन यहीं से, और क्या निकलता है, एक श्लेष्मा भी होता है, यहां पर क्या होता है, श्लेष्मा भी होता है। और भी कुछ निकलता है क्या, हाँ एक और निकलता है गैस्ट्रिक लाइपेज, अच्छा ये भी निकलता है। और भी कुछ निकलता है क्या, हाँ एक और निकलता है, रेनिन नाम उसका, क्या नाम है, रेनिन, वो भी यहीं से निकलता है, हाँ वो भी यहीं से निकलता है वो, लेकिन वो छोटे बच्चों के अंदर होता है, वयस्क मनुष्य के अंदर, आपके अंदर मेरे अंदर से रेनिन नहीं निकलेगा, वो छोटे बच्चों के अंदर होता है। अच्छा ये बात है, तो ठीक है ये बात है मास्टर जी। अब ये बताओ मुझे, कई लोगों के ये बोल देते हैं एसिडिटी होती है, हाँ एसिडिटी हो जाती है, उसके भी कुछ कारण है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए दवाई भी आती है, वो प्रतिमल की हम बात करेंगे, एंटी एसिड की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद में एंटी एसिड की बात करेंगे। तो हम देखते हैं स्टोमक, ठीक है, अमाशय। तो अमाशय से निकलता है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकलता है, इससे क्या निकलता है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं इट सिक्रिएट द गैस्ट्रिक जूस, यह जठर रस स्रावित करता है, क्या बोल सकते हैं हम, यह जठर रस स्रावित करता है, स्रावित करता है, करता है, इट सिक्रिएट द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ऐसे लिख देना जो इंग्लिश वाले हैं। तो यह क्या स्रावित करता है, यह जठर रस स्रावित करता है, ऐसे है ये मामला, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, कभी PDF से पढ़ोगे आप जब, यह जठर रस स्रावित करता है, क्या है, जठर रस स्रावित करता है। और क्या बात थी, हाँ जठर रस स्रावित करता है। और हम देखते हैं नॉर्मली जठर रस से क्या निकलता है, जठर रस से, जठर रस से क्या क्या निकलता है, हम उसकी अब डिस्कस करेंगे। जठर रस से निकलता है पहले नंबर पर बात करेंगे हम HCl की, या पेप्सिनोजन की बात कर लेते हैं, चलो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन निकलता है। और क्या निकलता है, दूसरे नंबर पर निकलता है, हम देखें HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसी की हम बात कर रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या बात थी खास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद में हम जानेंगे तीसरे नंबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट एक और, वो है श्लेष्मा, म्यूकस, म्यूकस। और क्या निकलता है यहां से, एक और मैंने बताया था लाइपेज, एक तो लाइपेज होता है वो तो अग्नाशय रस से निकलता है, एक वो सामान्य लाइपेज की बात है, ठीक है। एक गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिज लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, जठर लाइपेज बोल देंगे, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। पांचवें नंबर पर है, और क्या है पांचवें नंबर पर, एक और है, वो है मैंने बताया था आपको रेनिन, छोटे बच्चों वाला जो, तो पेप्सिनोजन हो गया, HCl हो गया, श्लेष्मा हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, रेनिन हो गया। अब इसके बाद में हम जानेंगे, ये स्टोमक है, सबसे पहले भोजन आता है, फिर उसके बाद में स्टोमक के बाद में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हम 3 भाग देखेंगे, ग्रहणी है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर भी हम जानेंगे, वो सारे तीनों के तीनों भाग जानेंगे, जिजोनम है, इलियम है, ये सारे भाग हमने जानने हैं, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, पहले नंबर हम जानेंगे पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या है,
यह निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय डीएक्टिव होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। HCl के साथ क्रिया करके, HCl के बारे में मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, ठीक है। HCl के साथ क्रिया करके, यह पेप्सिन में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। बदल जाता है, अच्छी बात है। पेप्सिन में बदल गया मतलब पेप्सिन क्या हो जाता है, सक्रिय होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं पेप्सिन सक्रिय एंजाइम है, पेप्सिन सक्रिय एंजाइम है। पेप्सिन इज ए एक्टिव एंजाइम, एक्टिव एंजाइम है, सक्रिय एंजाइम है। पेप्सिन क्या है कि सक्रिय एंजाइम है, ठीक है। और क्या बात है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात और है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देगा, प्रोटीन को बदल देगा पॉलीपेप्टाइड व अमीनो अम्ल में, पेप्टाइड व अमीनो अम्ल में बदल देता है प्यारे बच्चों, अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। बदल दिया, अच्छी बात है। और भी कुछ बदलता है कि एक बार मैंने मास्टर जी ये देखा था कि पेंटोज की बात की हुई थी, फिर तो इसकी बात मतलब आपने गलत बताया है। नहीं, जो प्रोटीन को पेप्सिन है वो पेंटोस में भी बदलता है। पेंटोस है एक शुगर है, पेंटोस क्या है, शुगर है, ठीक है। तो पेंटोस है क्या है, शुगर है, ठीक है। पेंटोस में बदल देता है, एक ही बात है। पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल भी पाचक हो जाएगा फिर बाद में, और पेंटोस भी है पाचक हो जाएगा, मतलब यह हमें ऊर्जा दे देगा, ठीक है मास्टर जी। और भी कुछ आ सकता है क्या यहां से, हाँ आ सकता है। यहां पर देखो क्या खास बात आ सकती है, यहां ये आ सकता है कि सबसे पहले पाचन, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, अमाशय में होता है। ठीक है। अगला और भी कुछ पूछा जा सकता है, हाँ अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड प्रोटीन के ही बने होते हैं, के ही बने होते हैं। और कुछ भी आ सकता है यहां से क्या, हाँ आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आ सकती है, क्या है वो बताएं जरा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के शरीर का विकास, बच्चों के शरीर का विकास प्रोटीन ही करता है, बच्चों के शरीर का विकास प्रोटीन ही करता है। मतलब आपने ध्यान किया होगा प्रोटीन ही करता है। जो मसल्स बनाएगा, मसल्स बनाएगा वो प्रोटीन ही बनाएगा। आपने कई बार देखा हुआ कि जिम वाले ये बोल देते हैं कि आप प्रोटीन खाओ ज्यादा से ज्यादा, और प्रोटीन खाता है तो उसके मसल्स बनते हैं। और कई लोग हैं जिम वाले का आगे प्रोटीन खाने हैं और चावल आधी किलो चावल सुबह आधी किलो शाम को खा गया, तो वहां मसल्स बनेगी या पेट बनेगा, तो ऑटोमेटिक स्टोमक का साइज बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि चावल में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जो प्रोटीन है, आपने ध्यान किया हो, जबरदस्त बात यह है कि आपको वेट घटाना है, ठीक है, वेट घटाना है। तो वेट घटाओगे तो उस समय पर कोई भी हो वेट जो घटाने वाला ये बोलेगा कि आप प्रोटीन लिया करो। क्यों? क्योंकि प्रोटीन मसल्स में काम करेगा, मसल्स के अंदर काम करता है। और दूसरा हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर
हमारे फैट, एक तरह से फैट जमाने का काम करता है। एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी देख लो। फिर आगे देखेंगे हम, जल्दी लिख लो जिसने लिखना है। साथ साथ में लिखोगे तो बेहतर होता है, क्योंकि साथ में ही तैयार हो जाते हैं। इतना काम फिर बाद में ही होता है। जैसे जो साथ साथ में देख रहा है और साथ साथ में कर लेता है तो बढ़िया है, बाद में फिर वो काम बढ़ता बढ़ता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं हम, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हम आगे शुरू कर देते हैं, ठीक है। शुरू कर दें आगे, देखते हैं अब आगे। पेप्सिनोजन की बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे हम? दूसरे नंबर पर बात करेंगे HCl की। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें एक पॉइंट और लिख दो, यह जठर रस है, इसका पीएच मान, जठर रस का पीएच मान 1.2 से 1.4 होता है, ठीक है। मतलब 1.4 तक लगभग रहता है, 1.2 से 1.4, ठीक है। अब वापस देख लेते हैं, हम वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं HCl में, ठीक है। जो HCl है ये कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, सिंपल सी बात है। तो यह कितना तक हो सकता है? 1.2 तो हो ही सकता है, 1.2 से 1.3 1.4 तो हो ही सकता है। यह है आगे तक कितना जा सकता है? इसका पीएच मान यही लिख देते हैं थोड़ा सा, पीएच मान 1.4 से 1.8 होता है, ठीक है। तो इसका पीएच मान क्या हो गया? 1.4 से 1.8 होता है, सही है। और कुछ और यह है कि जो HCl है मुख्य रूप से क्या काम करता है? यह भोजन पर गिरेगा और भोजन को अम्लीय बना देगा, और भोजन अम्लीय होगा तो उसके अंदर हानिकारक बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, और हानिकारक बैक्टीरिया की डेथ होने के बाद में फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो आगे है, जो अन्य एंजाइम है उस पर गिरते हैं, जैसे पेप्सिनोजन वगैरह है और है, तो वो उस पर गिरेंगे और उसकी वजह से यह एक हम देखें न्यूट्रल हो जाता है। फिर बाद में क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कईयों की अम्लीयता बन जाती है। उनमें क्या होता है? जो अम्लीयता का जो कारण है वह यह होता है, यहां लिख दे, थोड़ा हेडिंग सा डाल दूं मैं, जिसे अम्लीयता है। अम्लीयता होती क्या है? एंटी एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी जो कई व्यक्ति है चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, चाय पी ली, कॉफी पी ली, ठीक है। जो चाय कॉफी है ये गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव करते हैं और उसमें से ज्यादा अम्ल निकलना शुरू हो जाता है, और ज्यादा अम्ल निकलेगा तो ऑटोमेटिक है उसके अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी और HCl ज्यादा निकलेगा, उस व्यक्ति के आगे एसिडिटी बनती है। एसिडिटी क्या है? चाय कॉफी है। कई लोग है कई लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं, तंबाकू खाएंगे, ठीक है, च्युइंगम खाएंगे, च्युइंगम खाएंगे, तो च्युइंगम वगैरह खाते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं, तो उसमें होता क्या है? जैसे तंबाकू चबाया ऐसे और च्युइंगम चबाई, तो उससे व्यक्ति के मस्तिष्क में संदेश आएगा कि भोजन आ रहा है। भोजन आने के बाद में तो ये भोजन आ रहा है और भोजन पहुंचा ही नहीं है और HCl निकल रहा है, तो इससे क्या है? पेट के अंदर एसिडिटी बनती रहेगी। तो इसलिए जब भी भोजन खाओ, जब मुंह में कुछ भी रखो तो उसको चबाने की कोई आवश्यकता। कई लोग है पेन ले लेते हैं मुंह में, ऐसे मस्तिष्क संदेश भेज रहा है, पेट भोजन आ रहा है, कुछ चबाया इसने, भोजन आ रहा है, वहां कुछ पहुंचा ही नहीं और अम्ल निकल रहा है। इसकी वजह से भी अम्लीयता बढ़ती है। तीसरा कारण
असमय पर भोजन खाना, असमय भोजन खाना, असमय भोजन खाना। आप देखो कई लोग हैं, जैसे कई लोग भोजन है नॉर्मली 6:30 बजे खा लिया, 7 बजे खा लिया, ठीक है, तो इस तरह से डेट वाइज बिल्कुल खा रहे हैं। मस्तिष्क ने भी, दिमाग ने सेट कर दिया दिमाग कि हाँ ये भोजन इतने बजे खाएगा, फिर वह इरेगुलर हो गया, फिर वह 11 बजे खाया, कभी कभी 9 बजे खाया, कभी खाया ही नहीं, और उसकी वजह से उसी डे टाइम पर अमल है वो ऑटोमेटिक सीक्रेट हो जाता है, माइंड में भी यह भी सेट हो जाता है। तो हम देखते हैं जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड ही यह सब कुछ नियंत्रण करने का कार्य करती है, पीनियल ग्रंथि ही यह नियंत्रित करती है। तो ऐसे में भोजन खाने से, और पीनियल ग्लैंड थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूं, पीनियल ग्रंथि ये काम करती है, पीनियल ग्रंथि टाइम टेबल सेट करती है, और उसी वजह से व्यक्ति में असमय पर एसिड रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं एक टाइम टेबल है, फिक्स सा टाइम टेबल हो भोजन का, और जब हमें आवश्यकता हो और जब हमें भूख लगे, उस समय पर यह नहीं है कि आपको भूख लगी और भोजन खाया नहीं और गैस्ट्रिक जूस है वो निकल रहा है। तो इसी रूप से हम देखते हैं ये कुछ अन्य कारण होते हैं हमारे किसके, अम्लीयता के, ठीक है। फिर इसके दूर करने के उपाय देखेंगे, पहले हम यहां चल पड़ते हैं वापिस। तो हम देखते हैं HCl के बाद में यहां पर क्या है HCl के काम। 2 काम मैंने बताए थे आपके। पहले नंबर पर मैंने बताया कि पेप्सिनोजन पर गिरेगा और पेप्सिनोजन को सक्रिय बना देगा। पेप्सिनोजन को पीछे भी बता दिया था मैंने, पेप्सिनोजन को पेप्सिन के रूप में सक्रिय बनाना, पेप्सिन के रूप में सक्रिय बनाना, सक्रिय मीन्स क्या है, एक्टिव बनाना। फिर उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा मैंने बताया था, भोजन को अम्लीय बना देगा, जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से हैं, जो डेंजरस बोल सकते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश में लिख देता हूं साथ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भोजन को अम्लीय बनाना, एसिडिक बनाना, फूड को क्या बना देगा, एसिडिक। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ये मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। एसिडिटी, अम्लीयता किसके कारण होती है, कारण क्या क्या है, ये आप लिख सकते हो। पहले नंबर पर चाय, कॉफी, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये लिख दो आप। मेन इसमें ये हमारा भोजन को अम्लीय बनाना, जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे अम्लीयता को दूर करना, एसिडिटी को दूर कैसे करेंगे। अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें प्रति अमल का उपयोग करते हैं। प्रति अमल कौन, एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वह बेस होता है, क्योंकि वह क्या होता है, बेस अक्षार होता है, बेस होता है।
इसका मतलब क्या है, देखो जब भी अम्ल व क्षार, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर एक रिएक्शन पढ़ोगे, वो उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन है क्या, न्यूट्रलाइजेशन है एसिड व बेस आपस में मिलते हैं, अम्ल व क्षार जब आपस में मिलते हैं एसिड एंड बेस, तब लवण व जल का निर्माण होता है, साल्ट एंड वाटर का निर्माण होगा। जब एसिड मिलेगा, जब बेस मिलेगा, तो वह आपस में निर्माण करेंगे, तो किसका निर्माण होता है, साल्ट का और H2O का। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। लवण का पीएच वैल्यू, पीएच मान, वैल्यू मींस मान, तो 7 होता है, और जल का भी क्या होता है, 7। आपने देखा होगा कई लोग हैं जो मोटे मोटे काउंटर पर पेट रखकर बैठे रहते हैं, आपने दुकानों पर देखा होगा, और उनमें क्या होता है, वो कहते हैं बहुत एसिडिटी बनती है, बहुत दिक्कत है, और फिर 2-3 गोलियां खा जाएंगे बराबर में से, फिर वो कहे मजा आ गया। वो मजा कैसे आया, उसने क्या कर लिया, एसिड बना है और अक्षार की गोलियां ले ली, और अक्षार की गोलियां लेने के बाद में उसको मजा आ जाता है। कैसे मजा आया, साल्ट और जल का निर्माण हो गया, लवण व जल का निर्माण हो गया, और जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7। फिर ये बताओ मास्टर जी, वो गोलियां है, वो गोलियां वो किसकी खाई है उसने, मास्टर जी कह रहा है वो गोलियां खाई है उसने MgOH2। तो पेपर में पूछा आता है प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH2 का। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिलक ऑफ मैग्नीशिया, मिलक ऑफ मैग्नीशिया। मिलक ऑफ मैग्नीशिया ही प्रति अम्ल है, वो गोलियों के अंदर यही मिला होता है, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही बात है मास्टर जी, बात तो आपकी सही है, हमें विश्वास नहीं हुआ कि ये क्रिया करता है या नहीं करता। आप एक बार क्रिया करके दिखाओ ना, क्रिया करके भी दिखा देते हैं आपको। देखो बच्चों, ऐसे होता है क्रिया। जो HCl है वो अम्ल है हमारा, वो क्या है, अम्ल है, और वो MgOH2 के साथ में क्रिया करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करेगा। ठीक है, रिएक्शन स्टेबल होनी चाहिए, तो रिएक्शन स्टेबल होनी चाहिए तो क्या कर लेंगे, 2 से इससे गुणा कर लेंगे, और 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2MgCl2। या हम ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, MgCl2 प्लस 2H2O। ये क्या बन गया, यह बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, जो लवण होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, लवण है, मैग्नीशियम क्लोराइड लवण होता है, साल्ट होता है, और जल H2O आगे जल है ही। तो हम देखते हैं ये तो क्या है हमारा अक्षार, बेस है, क्या है, बेस, जो आपने गोली खाई है। और ये जो पेट में कईयों के अम्ल बन जाता है, एसिड है। अम्ल और अक्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो मैंने बताया लवण व जल का निर्माण होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, लवण, और जल का निर्माण हो गया। तो इसलिए आपने देखा पेट में एसिडिटी बनेगी, अम्ल बनेगा, तो किसकी गोलियां लेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, अक्षार की गोलियां लेगा, अम्ल अक्षार, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और जल बाहर निकल गया। तो इस तरह से यही बोली जाती है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। केमिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ेंगे। ये सारा सारा क्या था, किस में पढ़ा हमने, HCl में पढ़ा। ठीक है, किस में पढ़ा बच्चों, HCl में पढ़ा। मेरे शेरों शेरनियों, थोड़ा सेट हो जाओ। ये ठीक है,
पीडीएफ है तभी बनती है जब इसको सेट करना होता है। हम इसमें सिस्टम क्या होता है, इसमें 2-3 पेज प्रयोग कर सकते हो ऊपर नीचे, फिर सेट करना पड़ता है तभी पीडीएफ बनती है। आगे देखें, चलते हैं। ये पढ़ लिया हमने और आगे बढ़ाएं। तीसरे नंबर पर हमने बताया था, पहले नंबर पर तो मैंने बताया कि पेप्सिनोजन होता है, दूसरे नंबर पर बताया मैंने HCl होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैंने बताया था आपको श्लेष्मा, किसी बात की थी, श्लेष्मा की, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम श्लेष्मा देख लेंगे, छोटा सा है श्लेष्मा, तो श्लेष्मा के साथ में ही हम देख लेंगे एक और श्लेष्मा, म्यूकस। म्यूकस के साथ में और देख ले हम चौथे नंबर पर गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, देखो गैस्ट्रिक लाइपेज है क्या और ये क्या है म्यूकस, थोड़ा बता देता हूं मैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो दादाजी का पीले रंग का बलगम है, बिल्कुल दादाजी ने ऐसे करके डाला, वो पीले पीले रंग का बलगम है, वही क्या होता है, श्लेष्मा होता है। वो कहां बनता है, अमाशय में बनता है। सुबह सुबह आपने कई बार थूका होगा तो उस समय पर भी पीला रंग का पदार्थ आया होगा, वही श्लेष्मा है। ये कहां उड़ता है, अमाशय में। क्या काम करता है मास्टर जी, ये ऐसा ऐसा आपने बताया हमको, बिल्कुल अजीब महसूस हुआ, ये क्या है श्लेष्मा, आज ही पता चला कईयों को। तो हम देखेंगे श्लेष्मा होता क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, यह है अमाशय में विद्यमान, अमाशय स्टोमक को HCl से बचाता है, HCl से बचाता है। यदि यह नहीं होता तो अमाशय HCl से जल ही जाता। यह अमाशय की दीवारों पर, दीवार मीन वॉल, अमाशय की दीवारों पर लगा रहता है, जिससे HCl अमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये श्लेष्मा बने ही ना। देखो श्लेष्मा है, हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, जब गैस्ट्रिक जूस ज्यादा ही निकल जाए, बहुत ही ज्यादा निकल जाए और HCl ज्यादा निकल जाए तो, और भोजन ना हो, तब उस समय पर जो श्लेष्मा पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, बाकी इस पर कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमारा अमाशय है हमेशा आपने देखा होगा सेट रहता है, कोई नुकसान इसको पहुंचता नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। जो लाइपेज है, मुख्य रूप से लाइपेज की बात आ जाए तो वसा के पाचन का काम करता है। किसका पाचन का काम करता है, वसा का पाचन का काम करता है। क्या यहां पर भी वसा का पाचन होता है, यहां पर वसा का पाचन इतना होता नहीं है। मुख्य रूप से ये वसा का पाचन तो होता है छोटी आंत में, लेकिन कई बार भोजन में छोटे छोटे वसा के कण आ जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वसा के कण आ जाते हैं। जो वसा है, जो फैट है, वो मुख्य रूप से छोटी आंत में पाचित होती है। कहां होती है, छोटी आंत में। लेकिन जो छोटे छोटे वसा के कण होंगे वो यहीं पर पाचित हो जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम, इसमें वसा के छोटे छोटे कण, वसा के छोटे छोटे कण, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फैट, वसा के छोटे छोटे कण को पाचित करता है, ठीक है। तो क्या करता है, वसा के छोटे छोटे कणों पर
यहां वसा ही लिख दिया, आप समझ लेना कि छोटे छोटे कण है। कभी ये सोचो कि बड़े बड़े बिल्कुल किलो किलो के घी के कण है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वसा के छोटे छोटे कण है और इस पर गिरा गैस्ट्रिक जूस, ओ सॉरी गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज गिरा। जठर लाइपेज गिरा। अब ये जठर लाइपेज गिरने के बाद में यह बदल जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। क्या है वसीय अम्ल? फैटी एसिड होता है। ग्लिसरॉल है यह भी हमारा ऐसा हो जाता है जिससे आसानी से ऊर्जा मिल सके, ठीक है। ग्लिसरॉल फैटी एसिड है, ग्लिसरीन भी लिखा मिल जाएगा कई जगह पर, एक ही बात है, ठीक है। एंड ग्लिसरॉल ये लिख दो आप बच्चों। फिर अगला देखेंगे पांचवा, जो हमने रेन की बात की थी। पंजाबी में दस दे, पंजाबी में दसने की तो सलेस्मा, यह अमाशय को HCl से बचाता है। जल्दी लिख दो जिसने नहीं लिखा। फिर आगे देख लेंगे हम पेपर में कैसे पूछा जा सकता है। पेपर में पूछा जा सकता है एक तो सलेस्मा का कि ये अमाशय HCl से बचाता है अमाशय को, बस एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक लाइपेज से यह कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक लाइपेज आ गया तो छोटी सी बात, नॉर्मल सी बात है कि जठर रस से निकलता है। और किसके पाचन में मदद करेगा? सीधी सी बात है, जहां लाइपेज की बात आ जाए तो वह वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। फैट के पाचन में मदद करेगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे जो लाइपेज हो गया, फिर उसके बाद हम रेनिन की बात करेंगे। जो रेनिन है, जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो उस समय पर उसके जठर रस से रेनिन निकलता है बाल्यावस्था में। तो ये बाल्यावस्था में निकलता है रेनिन, और रेनिन का मुख्य रूप से काम है कि जो माता के दूध के अंदर जो प्रोटीन है उस पर वह काम करेगा और उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देगा। किस में बदल देगा? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। तो कैल्शियम पैराकैसिनेट, वैसे तो हम देखें जो प्रोटीन है, प्रोटीन उसके जो प्रोटीन है वो केसिन नाम का प्रोटीन होता है। उसमें क्या कैसा होता है? केसिन नाम का प्रोटीन, और उसको क्या है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देगा। वैसे उस प्रोटीन को पाचित वह अन्य एंजाइमों के द्वारा नहीं होता। तो प्रकृति ने कितना बढ़िया सिस्टम कर रखा है कि बचपन में जो केसिन नामक प्रोटीन है तो उसको मदद करने में रेनिन मददगार होता है। मानव में क्या वयस्क मनुष्य में होता है? होता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में, बस थोड़ी सी मात्रा में। और कभी मानव में जो आ जाए यदि कैसिन तो उसको पाचित कर देगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फिर क्या सभी को पाचित करना मानव के लिए जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। क्या मानव सेलुलोज का पाचन करता है? नहीं करता, सेम का सेम बाहर निकल जाता है। सेलुलोज का मानव पाचन ही नहीं कर सकता, पशु कर सकते हैं सेलुलोज का पाचन। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि सभी को पाचित करे मानव। रेनिन, रेनिन ये बाल्यावस्था में, यह बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था बाल्य अवस्था में, बाल्यावस्था में जो चाइल्ड होता है बच्चा, यह बाल्यावस्था में छोटे
बच्चों के ओके जठर रस से निकलता है, जठर रस से निकलता है, गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, से निकलता है। यह है माता के दूध में, यह माता के दूध में विद्यमान केसिन नामक प्रोटीन को पाचित करता है। क्या करेगा उसको? केसिन पर गिरेगा कौन? रेनिन। किस में बदल देगा रेनिन? कैल्शियम पैराकेसिनेट में। सेम का सेम लिख दो, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी लिख दो। लिख दिया हुआ सभी ने? तो ये था हमारा लास्ट रेनिन। ठीक है, तो कैसिन है, रेनिन, कैसिन को रेनिन किस में बदल देगा? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। किस में बदल देगा? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। ये ध्यान कर लेना, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देगा। ठीक है, ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ध्यान कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो कैसिन एक प्रकार का प्रोटीन है। पेपर में कैसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन है ये। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन? कैसिन एक प्रोटीन है। अब हम देख लेते हैं अगला। ये था हमारा भोजन था अमास्या में। अब कहां चला जाएगा? छोटी आंत में। अगला हेडिंग देखेंगे हम छोटी आंत। कौन सा देखेंगे? छोटी आंत।
देखो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसी में बताऊंगा अभी आपको छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। पेपर में क्या पूछा जा सकता है? पेपर में पूछा जा सकता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है। एक तो ये पूछा जा सकता है, ये है बिल्कुल पुअर पेपरों में पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जाता। जो गरीब पेपर है उसमें पूछा जाता था पहले कभी। जैसे गरीब पेपर कौन से, जैसे एमटीएस है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में भी अब अच्छे पेपर आने लगे। आर्मी में पूछ लिया जाता था कई बार, गरीब पेपर है तो वहां पूछ लिया जाता था। आजकल वहां भी पूछना बंद कर गए हैं। इसलिए आप देखना कई तो बताते भी नहीं है इसके भाई लंबाई कितनी है, क्योंकि आता ही नहीं है पेपर में। मीटर है, ठीक है, कोई औचित्य नहीं बताने का। 20 से 22 फीट है, ठीक है, 20 से 22 फीट होती है, ठीक है, लंबाई इसकी छोटी आंत की ये है। अब हम देखते हैं इसके 3 भाग है, इसके 3 भाग है। तीन भाग कैसे याद करोगे? डीजे वाले बाबू डीजे बजा, डीजे आई, डीजे आई, डीजे आई। डीजे आई मीन्स क्या है? डी, डी, डी है। देखो यहां से शुरू होता है डियोडम, यहां नहीं दिखा रखा तो मैं बता देता हूं आपको। यहां शो नहीं कर रखा, बड़ी आंत का जिक्र कर रखा हुआ, देखता हूं मैं दूसरे में मिल जाए तो। नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको, छोड़ो, इसी में चलते हैं। तो हम देखते हैं डीजे वाले बाबू डीजे बजा, तो पहले नंबर पर आता है डियोडनम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जुजनम। जुजनम है वो होता है हमारा, हम इसको ये बोलते हैं छोटी आंत भी बोल देते हैं, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा क्षुद्रांत बोल देते हैं। लेकिन इसको हम छोटा क्षुद्रांत की बजाय मध्यांतर, ये शब्द इसके लिए सबसे बढ़िया है, तो इसको हम बोलेंगे जुजनम। क्या बोलेंगे? जुजनम। तीसरे नंबर पर है इलियम। इसको इलियम ही बोलते हैं मोस्टली। वैसे इसका एक और नाम है क्षुदांतर। क्षुदांतर नाम है शायद इसका, हिंदी में एक और है, हाँ क्षुदांतर है, ठीक है। तो 3 नाम है, हम देखते हैं। डीजे आई, डीजे आई, डीजे आई। जो जैसे बड़ी आंत में हम बोल देते हैं डीजे आई, चाचा आया, चाची आई, फिर रेक्टम बोल देते हैं। बड़ी आंत के अंदर ये 3 भाग है। तो ड्यूरेडम, जुजनम और एक इलियम, 3 भाग है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये और देख लो थोड़ा सा। तो हम देखते हैं यहां पर सबसे छोटा भाग है वो डी है, दूसरे नंबर का भाग है जे है, और सबसे बड़ा भाग है ये आई है। तो हम देखते हैं ग्रहणी है छोटी आंत का, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, आंत का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है, ठीक है। अब जुजनम के बारे में क्या जानेंगे? जुजनम है, यह है ग्रहणी। ग्रहणी मीन्स क्या? डोडम। यह ग्रहणी वह इलियम को जोड़ता है, क्षुद्रांतर को जोड़ता है, इलियम को जोड़ता है, इलियम ऐसे आएगा, इलियम को जोड़ता है, ठीक है। और इलियम के बारे में आएगा, यह है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, का सबसे बड़ा भाग है। और क्या बात है जो यहां से पूछी जा सकती है? अब देखो खेल यहां से शुरू होता है। खेल यहां से कैसे शुरू होता है? देखो
सबसे पहले हम देखते हैं जो छोटी आंत है, ये अमास्या है और अमास्या से ये आई, यहां है सबसे पहले ड्यूडेनम, ग्रहणी। ग्रहणी है जो ग्रहणी, यहां होता है यकृत, लीवर, यकृत, लीवर, और यहां होता है अग्नाशय, बिल्कुल पास में अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, पैनक्रियाज होता है। अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस और यकृत से निकलता है पित्तरस। ये दोनों के दोनों कहां चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं, ग्रहणी के पास में जाते हैं और संपूर्ण भोजन को पाचन करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जो ग्रहणी है ये छोटी आंत का यह भाग है। यदि हम छोटी आंत में, पूरी छोटी आंत में देखें तो सबसे ज्यादा पाचन है ग्रहणी के अंदर ही हो जाता है। मतलब सारा का सारा हम देखें, पित्तरस, यकृत से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला अग्नाशय रस। अग्नाशय रस तो एक तरह से बहुत ही जबरदस्त रस है जो पूर्ण रूप से पाचन करने की संपूर्ण प्रक्रिया कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि छोटी हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन वो कहां होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो मैंने बताया यकृत से निकलने वाला, यकृत मीन्स क्या है, लीवर, लीवर से निकलने वाला पित्तरस, वाला पित्तरस, वाला पित्तरस, यकृत से निकलने वाला पित्तरस, पित्तरस, यकृत से निकलने वाला पित्तरस, तथा तथा अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला अग्नाशय रस, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, ग्लैंड, बाइल जूस नहीं बताया, बाइल जूस लिख देता हूं, बाइल जूस, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला अग्नाशय रस, वाला अग्नाशय रस, पैनक्रियाज जूस, जूस। छोटी आंत में छोटी आंत के ग्रहणी, ड्यूडेनम, में गिरता है और पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट, और पाचन की प्रक्रिया शुरू करता है, प्रक्रिया शुरू करता है। पाचन मीन्स क्या है, डाइजेशन, डाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे, एक बार इसको आपने लिख ही दिया हुआ साथ में, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं यकृत का, लीवर का। लीवर तो मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको अलग, लेकिन यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं लीवर का। लीवर, यकृत, इससे निकलने वाला पित्तरस, बाइल जूस, जूस क्या करता है बाइल जूस। देखो कई लोगों में कहते हैं कि तेरे तो लीवर कमजोर है, घी मत खाया कर। कहा घी नहीं खाया हूं, कहा कि लीव 52 पी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर ये कह देता है। कहा डॉक्टर साहब बात क्या हुई है, लीव 52 क्यों पिला रहे हो मुझे। कहा कि पित्तरस में दिक्कत है। कहा कि ये कौन सा होता है पित्तरस। कहा कि पित्तरस बेटा ये होता है, डॉक्टर कहेगा बच्चे को, कि जो वसा को पाचित करने में मदद करता है। कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे बात कैसे। कहा कि जो आप घी खाते हो ना, घी, तो वह बड़े बड़े टुकड़ों में आएगा,
बड़े बड़े टुकड़ों में आएगा तो सीधा कोई एंजाइम उस पर काम नहीं करेगा, पहले पित्तरस गिरेगा, पित्तरस गिरेगा, उसको टुकड़ों में तोड़ देगा, उसका इमल्सिफिकेशन कर देगा, वसा का पाइसीकरण कर देगा। इमल्सिफिकेशन, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना है, क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। और टूटने के बाद में उस पर लाइपेज एंजाइम, अगला जो लाइपेज एंजाइम जो अग्नाशय रस से निकलेगा, वो अच्छी तरह से काम करता है। तो इसी वजह से जब भी यह प्रोसेस होता है तब हम देखते हैं पित्तरस इस पर बेहतर रूप से काम करता है। तो हम देखते हैं जो पित्तरस है, जो बाइल जूस है, यह मुख्य रूप से हम देखते हैं तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में ही तोड़ता है। और आपने इसके उदाहरण दैनिक जीवन में भी देखे हैं। जैसे आप सरसों का तेल है, जैसे हाथ गिले हो, सरसों का तेल लगाना और ऐसे मल देना उसको। वैसे तो आपने देखा होगा कभी भी तेल है वो पानी में नहीं घुलता। तेल आप डालोगे और ऊपर पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद ऊपर तेल डाल दो, तो उसके बाद में आप देखना घुलेगा नहीं। लेकिन आप देखना गिल्ले हाथ करके और तेल है सरसों को लगा के ऐसे करोगे, हाथ सफेद हो जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। इसी रूप से पित्तरस काम करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और इस पर अब फिर ये छोटी आंत में ये सारा प्रोसेस, तो लाइपेज एंजाइम आसानी से काम करेगा। ठीक है मास्टर जी, आप कह रहे थे गैस्ट्रिक लाइपेज की, उसकी भी बात बता रहे थे। हाँ, वहां बता रहा था मैं, वहां पर मैंने ये बताया था कि वहां पर जो वसा जो छोटे छोटे टुकड़ों में है पहले ही, वो आपने वहां पर पाचित कर ली। बस सिंपल सी बात है, रोटी चोपड़ के खाई थी आपने, नॉर्मल सा ऐसे मल के घी लगा के रोटियों के छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा सा लगाया होगा, तो वहां पर उस समय पर उसको थोड़े को पचा लेगा वहां पर। ठीक है, तो इसलिए जो जिनका लीवर खराब होता है, लीव 52 पीने के लिए बोलते हैं, उनको हमेशा ये जो हम देखते हैं उनका पित्तरस में दिक्कत रहती है और इसलिए उनको लीव 52 पीने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसी में, इससे निकलने वाला पित्तरस वसा पर कार्य करता है। वसा मीन्स क्या? फैट। वसा पर कार्य करता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसे वसा का पायसीकरण कहते हैं। इसे वसा का पायसीकरण कहते हैं। इसे वसा का पायसीकरण कहते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण कहलाता है। ठीक है, आप लिख दो ये बच्चों। अगला हम देखेंगे अब ठीक है, अगला देखते हैं। अब भोजन है छोटी आंत में ही है, और छोटी आंत में मैंने बताया अग्नाशय रस, पित्तरस ने तो अपना काम कर दिया। अब हम बात करेंगे अग्नाशय रस की। अग्नाशय रस की बारी आती है। अग्नाशय रस है, यहां से वैसे तो देखें 10-11 एंजाइम होते हैं जो अग्नाशय रस से निकलते हैं, जैसे अमाइलेज, ट्रिप्सिन,
क्राइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेस, तो ये बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन हम 4-5 ही मुख्य रूप से पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं अपने, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे, हेडिंग डाल दें, अग्नाशय रस की। यह अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है और इससे निकलने वाले एंजाइम लाइपेज, सॉरी पहले अमाइलेज का लिख लेते हैं, अमाइलेज, एक और लिख लेते हैं। जो अमाइलेज है उसके लिए मैंने बताया था, एक तो ट्रिप्सिन होता है, एक क्राइमोट्रिप्सिन भी होता है। ट्रिप्सिन भी जैसे हमने पेप्सिन की बात बताई थी, तो पेप्सिन की तरह ही ट्रिप्सिन होता है, जो पेप्सिनोजन की तरह ही ट्रिप्सिन होता है। तो क्राइमोट्रिप्सिन इसको एक्टिव करने का काम करता है। तो इसलिए हम देख लेते हैं, अमाइलेज है एक, ट्रिप्सिन की बात कर लेते हैं, ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एक माल्टेस और देख लेते हैं, माल्टेस, ठीक है, ठीक है, ये निकलते हैं अमाइलेज, ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज। अब एक एक करके हम सभी के बारे में हम जान लेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम जान लेते हैं अमाइलेज के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अमाइलेज के बारे में। देखो अमाइलेज, जहां पर अमाइलेज की बात आ जाए, वो सारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। किसको पाचित करता है? यह कार्बोहाइड्रेट को पाचित करेगा, को पाचित करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं माल्टेस का। माल्टेस भी हम देखें कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने का मदद करता है। माल्टेस भी क्या होता है, एक तरह से हम देखें तो माल्टोस को पाचित करता है, और माल्टोस भी ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोस, माल्टेस, एमाइलेज, माल्टोस, यह माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, मतलब ऊर्जा देगा, सीधी सी बात है, बदल देता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन है, हम सीधी बात करें क्राइमोट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन ऐसे आना चाहिए था, वहां ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। क्राइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन व क्राइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। आप देखते रहना,
प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। सारा का सारा यही पाचित हो जाएगा कि पाचन में मदद करते हैं। अपना भोजन है सारा यही पाचित हो जाएगा, मदद करता है। एक बार ये लिख दो, हम आगे और देख लेते हैं। बस एक एंजाइम और रह गया हमारा, जल्दी जल्दी लिख दो। लिख दिया हुआ आपने? तो हम देखते हैं यहां पर मैंने आपको बताया था जो ट्रिप्सिन है ये क्या रहता है हमारा, डीएक्टिव रहता है। क्या रहता है? डीएक्टिव। ठीक है, डीएक्टिव रहता है। इसको एक्टिव बनाया जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन निष्क्रिय एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। एंटेरो काइनेज नामक एंजाइम इसको 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 क्राइमोट्रिप्सिन में बदल देते हैं। बदल देते हैं। लेकिन आप देखोगे जहां पर भी आप देखोगे जहां पर भी अभी तक आप जितनी बुकों में देखोगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि ये +1 2 का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसलिए मैंने आपको बस यही बताया था कि ट्रिप्सिन है क्राइमोट्रिप्सिन, ये किसमें बदल देते हैं? क्राइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। सीधा ही ऐसे पूछ लिया था और सीधा ही में अक्सर है बच्चों को भी ऐसे लिखाता हूं, बस सीधा ये ऐसे लिखा देता हूं। कोई ज्यादा मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा नहीं जाता आपको एंटेरोकाइनेज वगैरह का पूछा नहीं जाता। ठीक है, ये ध्यान रखो, इसका इतना खास पूछा नहीं जाता। एंटेरोकाइनेज के बारे में ऐसा पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो बस सीधा ही ऐसे ध्यान कर लेना बस आप। प्रोटीन जो प्रोटीन है, प्रोटीन पर सीधा गिरेगा ट्रिप्सिन, बस ऐसा याद कर लेना। ट्रिप्सिन पेपर में पूछ ले कि ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन मैंने बस नीचे लिख दिया, क्राइमोट्रिप्सिन नीचे लिख दिया। बस आप इतना ध्यान कर लेना, बस ज्यादा ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रोटीन ट्रिप्सिन क्राइमोट्रिप्सिन किस में बदल देते हैं? पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड वह अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। वह किस में बदल देते हैं? अमीनो अम्ल में। और क्या है प्यारे बच्चों, एक और बच गया हमारा लाइपेज। कौन सा बच गया? लाइपेज बच गया। वो और देख लेते, छोटा सा। 3 हो गए, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और माल्टेज। माल्टेज हमने यहां देख लिया, अमाइलेज देख लिया, ट्रिप्सिन, लाइपेज, बस एक रहेगा फोर्थ। और देख लेते हैं। फोर्थ हमारा हमने पढ़ा था लाइपेज। लाइपेज ये क्या काम करता है? लाइपेज बस इतना ध्यान करना है कि वसा का पाचन करता है। वसा को
पाचित करता है, इसके पाचित करता है, इसके पाचन को आसान पितरस कर देता है, पाचन को आसान पितरस कर देता है, आसान पितरस कर देता है, पितरस कर देता है, कर देता है। किसमें बदल देता है? जैसे हमने लाइपेज में, जो गैस्ट्रिक लाइपेज में पढ़ा था, इसी तरह से हम यहां लिख देंगे। क्या करेगा ये? वसा पर गिरेगा लाइपेज और बदल देगा वसीय अम्ल फैटी एसिड, वसीय अम्ल और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों। एक और देख लेते हैं हम, छोटा सा, जल्दी जल्दी आप। एक कॉन्सेप्ट और देख लेंगे हम। जल्दी देख लो आप, जल्दी लिख लो, लिख लिया होगा आपने लगभग। तो बड़ी आंत देख लेते हैं और फिर आहार नाल देख लेंगे। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत वो क्या करती है? बड़ी आंत, इसका मुख्य कार्य है, बड़ी आंत का अतिरिक्त जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है, अतिरिक्त जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है। मतलब एक्स्ट्रा वाटर होगा जो बड़ी आंत में आ गया है, या एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अतिरिक्त जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है। यहां पर विल्ली नामक संरचना होती है। क्या होती है? विल्ली, विल्ली ऐसे होती है, विल्ली। ठीक है, विल्ली नामक, इंग्लिश में विल्ली बोलते हैं, हिंदी में विल्ली बोलते हैं। कुछ और नाम हो तो अवशेषिका, कुछ इस टाइप का नाम भी होता है इसका, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में तो, लेकिन नॉर्मली है विल्ली बोलते हैं इसको। विल्ली होती है इसमें, विल्ली नामक संरचना होती है इसमें। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, संरचना होती है। वो ऐसे हिलती है और अतिरिक्त पानी व खनिज लवण का अवशोषण कर लेती है। खनिज वगैरह होंगे तो इनका अवशोषण कर लेगी, कहां? बड़ी आंत में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं जो बड़ी आंत है ये कितनी लंबी होती है? लगभग 5 फीट की होती है। और हम देखते हैं और 2.5 इंच चौड़ी होती है। क्या होती है? 2.5 इंच चौड़ी। तो 2.5 इंच चौड़ी है ये। और हम देखते हैं इसको जो बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी मोटाई की वजह से ही इसको बड़ी आंत बोलते हैं। जो इसका डायमीटर है उसी की वजह से बड़ी आंत बोलते हैं। छोटी आंत का डायमीटर थोड़ा था इसलिए छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा है इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। वैसे इसकी लंबाई तो छोटी ही होती है। इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी बताई मैंने?
आपको लगभग कितनी होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर या 5 फीट, फीट में निकालोगे तो 5 फीट होती है। और इसका व्यास मैंने बताया, व्यास लगभग कितना है, तो आप ये देखो व्यास भी खूब है, 2.5 इंच चौड़ा है। ठीक है, इसका व्यास, इसका पहले तो ये लिख देते हैं, इसका व्यास डायमीटर ज्यादा होने के कारण इसको बड़ी आंत बोलते हैं, इसको बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, यह है 2.5 इंच चौड़ी है, इंच चौड़ी। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इसमें एक और पॉइंट, लगे हाथों, देखो यहां एक अपेंडिक्स होती है, पेंडस जिसको आप बोलते हैं, पेंडस, एक तो ये जानेंगे, और इसके हम जानेंगे, मैंने बताया था आपको चाचा चाची और रेक्टम, इसके बारे में बताया था मैंने। जो इसके 3 भाग है, एक तो सिक्कम, एक कोलन, एक मलाशय। ठीक है, मलाशय है, इसी में मल इकट्ठा होता है, मल है, वहां पाचित नहीं होता है। यहां पर जो मलाशय है, रेक्टम है, यहां पर ही सारा मल इकट्ठा होगा, फिर एनएस के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो हम देखते हैं यहां पर बड़ी आंत में हम देखें, इसके 3 भाग है, इसके 3 भाग है, 3 भाग है। ठीक है, पहला भाग है सिक्कम, पहला भाग कौन सा है, सिक्कम, देखो सिक्कम। ठीक है, दूसरा भाग है कोलन, ये कोलन, देखो कोलन, ये सारा क्या है, कोलन है। फिर उसके बाद में आ जाता है रेक्टम, बड़ा भाग कोलन होता है, तीसरा रेक्टम, मलाशय बोलते हैं इसको, रेक्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, मलाशय। मल यही एकत्रित होता है, यहां मल एकत्रित होता है। मल में जो बदबू आती है वो एक एंडोल पदार्थ होता है, उसी के कारण आती है। ठीक है, या मल एकत्रित होता है, मलाशय से जो बदबू आती है मल से, वो एंडोल, एक बदबू आती है मल से, बदबू एंडोल नामक पदार्थ से आती है, एंडोल से आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक हम देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है जो बड़ी आंत शुरू होती है ना, देखो यहां से छोटी आंत शुरू होती है, छोटी या खत्म होती है छोटी आंत, तो यहां से फिर बड़ी आंत शुरू हो जाती है। देखो ये जो ये बना रखा ना, ये छोटी आंत यहां गिरी, ठीक है, छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत शुरू हो गई, और ये बड़ी आंत में ही एक अपेंडिक्स होता है। कई बार बोलते हैं डॉक्टर, ये बोलते हैं पेंडस हो गई तेरे, तो पेंडस हो गई का मतलब कुछ नहीं है, पेंडस है पहले ही। और कई बार ये बोल देते हैं इसकी तो पेंडस फटेगी, तो पेंडस फट जाए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। पेंडस में कई बार भोजन चला जाता है, यहां पेंडस में भोजन चला जाए तो इसमें खराब होता रहता है, और इसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और यह है पूरा बड़ा हो जाता है। फिर डॉक्टर इसको अलग कर देते हैं, डॉक्टर इसको अलग कर दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पेंडस का। आपका यदि मन करे अब कहा कि मेरे तो पेंडस में कहीं भोजन ना चला जाए, तो आज कटवा सकते हो, कल जाओ डॉक्टर के पास, पेंडस निकालो, मुझे डर है कहीं भोजन है वो अपेंडिक्स में ना चला जाए, तो डॉक्टर काट देंगे, कोई बात नहीं है, डर है तो, और जा भी सकता है भोजन तो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि जाता नहीं है। लेकिन कोई उल्ट सुल्टी खाना खाता है, बिल्कुल टेढ़ा होके कुछ इस तरह से एंगल बना के भोजन खाता है, उसके तो दिक्कत होगी। ठीक है,
तो हम देखते हैं अपेंडिक्स है, यह है बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन का इनिशियल भाग है, बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है। प्रारंभिक मींस इनिशियल पार्ट, प्रारंभिक भाग है, भाग इनिशियल पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, इनिशियल पार्ट। यह है मानव का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब कभी भी निकाल दो, वेजिस्टियल ऑर्गन बोलते हैं, वेजिस्टियल ऑर्गन, वेजिस्टियल ऑर्गन मानव का अवशेषी अंग है, वेजिस्टियल ऑर्गन अवशेषी अंग। यह लिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें भोजन चला जाए तो भोजन खराब हो जाएगा, कीड़े हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा डॉक्टर इसको अलग कर देंगे। ये लिखवाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान कर लेना, सिक्किम, सिक्कम कोलन रेक्टम, 3 भाग है, सिक्कम कोलन रेक्टम। डीजे आया, फिर चाचा चाची रोए, ठीक है रोए कर लेना, कुछ कर लेना, ठीक है, हंसे कर लेना, लेकिन ये तो आर से बनता है, ठीक है, ऐसे कर देना। हो गया, हो गया हुआ। लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट फिर हम देखेंगे आहार नाल के बारे में। जो आहार नाल है, आहार नाल लास्ट देख लेते हैं हम। मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मेहनत करेंगे तो परिणाम सुखद ऑटोमेटिक होंगे। आहार नाल, आहार नाल क्या है हम देखते हैं। पूरी मुख गुहा से अंत तक क्या होती है, आहार नाल होती है। और एनएस हम देख रहे थे पिछले फोटो में, एनएस वो आहार नाल का अंतिम सिरा होता है। देखो एनएस ये आहार नाल का अंतिम सिरा है, ठीक है। तो हम देखें आहार नाल, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 9 से 9.5 मीटर, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर को। कभी ये सोचो मास्टर ने कैसे लिख दिया, ऐसे भी आता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर, ठीक है। अर्थात 30 से 32 फीट, 30 से 32 फीट होती है इसका अंतिम सिरा, इसका अंतिम सिरा। शुरू वाला सिरा तो मुख गुहा है, अंतिम सिरा क्या है, मुख गुहा की जगह क्या है अंतिम सिरा, गुहा, एनस, गुदा भी बोल देते हैं। इसका अंतिम सिरा गुहा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं शाकाहारी जीवों में क्या होता है। शाकाहारी जीवों में, शाकाहारी जीव हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। और मांसाहारी जीवों में क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा, टेंशन मत लेना। कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा देख लेते हैं हम। देखो शाकाहारी जीवों में आहार नाल की लंबाई ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा मास्टर जी? इसलिए होती है बच्चों क्योंकि जो आहार नाल है, आहार नाल जो इनकी लंबी जरूरी है, क्योंकि ये जो भोजन खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज की खासियत यह है कि यह बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ है, और जटिल कार्बनिक पदार्थ है तो उसको सरल पाचन हो ही नहीं सकता, और उसका कठिन पाचन होता है। कठिन पाचन होगा तो उसके लिए एरिया की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से ऐसा होता है। तो मैं लिख देता हूं शाकाहारी, इनकी आहार नाल लंबी होती है, ठीक है। और आहार नाल लंबी है तो छोटी आंत लंबी होती है, ये ध्यान रखना। आहार नाल लंबी है, छोटी आंत लंबी है, ठीक है। इनकी आहार नाल लंबी होती है,
लंबी होती है, आहार नाल लंबी होती है, आहार नाल लंबी होती है, क्योंकि आहार नाल लंबी होती है क्योंकि ये घास खाते हैं, क्योंकि ये घास खाते हैं, घास खाते हैं, घास में सेलुलोज होता है, घास में सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज सेलुलोज जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल मीन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक सब्सटेंस, जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका कठिन पाचन है, जिसका कठिन पाचन है और उसको और इसके लिए ज्यादा सतह की आवश्यकता पड़ती है, लिए ज्यादा सतह, सतह मीन्स क्या है? सरफेस, ज्यादा सतह सरफेस की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती, आवश्यकता पड़ती। सही बात है, अच्छी बात है मास्टर जी, लेकिन ये बताओ मांसाहारियों में ऐसा क्या होता है? फिर मांसाहारियों की छोटी क्यों होती है आंत? हाँ, इनकी आंत छोटी होती है, इनकी आहार नाल भी छोटी होगी, फिर इनकी आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल छोटी होती है, छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये मांस खाते हैं। फिर मांस खाते हैं तो बताइए, मांसाहारी है तो मांस ही खाएंगे मास्टर जी। और बताओ कुछ खास बात, क्योंकि ये मांस खाते हैं। और बताओ कुछ खास जिसे हमें मजा सा आ जाए। मांस, क्योंकि ये मांस खाते हैं। मांस है, मांस प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन सरल है, मांस में प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन सेलुलोज की तुलना में सरल है। वैसे तो प्रोटीन का पाचन इतना सरल भी नहीं होता, प्रोटीन से भी सरल पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन सरल होता है, पाचन सरल होता है। ठीक है, ये कारण था प्यारे बच्चों, और ये हमारा एलिमेंट्री कनाल था। ठीक है, तो इसी विषय के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं, और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और इसके कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, कुछ और तो नहीं बच गया इसमें। और फिर उसके बाद में हम श्वसन तंत्र करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। ठीक है, ये था हमारा डाइजेशन। ठीक है, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जुटे रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।